नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मयंक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। बच्चों, कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था कि आखिरकार किस प्रकार से कार्बन अपना अष्टक पूरा कर लेता है और वह मैक्सिमम केवल और केवल 4 बंधों का निर्माण कर सकता है। और हमने कुछ अणुओं के बारे में क्या की थी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं का अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक होगा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, या जो हमारी बुक में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या कारण है कि कार्बन के विशाल यौगिक पाए जाते हैं। दोनों का ही आंसर क्या है, सेम है, चाहे वो आपसे इस नाम से आ जाए चाहे इस नाम से आ जाए, उत्तर वही है। तो क्या है बच्चों, देखो पहला तो गुण क्या है कि कार्बन जो होता है, कार्बन में क्या पाई जाती है, श्रृंखलन प्रकृति पाई जाती है। आपने ये पाया या हम ये जानते हैं कि कार्बन जो है वो इस प्रकृति में विशाल यौगिकों का निर्माण करता है, बड़े बड़े यौगिकों में पाया जाता है। और उसका रीजन क्या है, उसका पहला रीजन तो क्या है, उसकी श्रृंखलन प्रकृति। श्रृंखलन प्रकृति का मतलब क्या है कि कार्बन एक कार्बन परमाणु जो है वह दूसरे कार्बन परमाणु के साथ या तो कौन से बंध से जुड़ सकता है बच्चों, ये कौन सा बंध है, एकल बंध, यानी कि दोनों के मध्य कितने, केवल एक बंध बना हुआ है, या एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से कितने बंध बना सकता है, 2, या वह एक कार्बन के साथ मैक्सिमम कितने बंध बना सकता है, 3। क्या कर रहा हूं, दोबारा सुनना कि कार्बन परमाणु एक कार्बन के साथ या तो एक बंध बना सकता है या 2, या फिर अधिकतम कितने बंध बना सकता है, 3 बंध बना सकता है। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य मैक्सिमम कितने बंध बन सकते हैं, 3। तो क्या होता है श्रृंखलन की प्रकृति में कि कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ एकल, द्वि या त्रिबंध बना करके सीधी श्रृंखला या साकित श्रृंखला व वलय संरचना वाले यौगिकों का क्या करता है बच्चों, निर्माण करता है। श्रृंखलन में आपने क्या पढ़ा, दोबारा सुनना कि पहला गुण क्या है, कार्बन का श्रृंखलन की प्रकृति दर्शाता है, और श्रृंखलन की प्रकृति दर्शाने के कारण ही इसके बड़े बड़े यौगिक पाए जाते हैं। अब क्या होती है श्रृंखलन की प्रकृति, इस प्रकृति में कार्बन परमाणु जो है वह अन्य कार्बन परमाणु से या तो एकल या द्वि या त्रिबंध के द्वारा जुड़ करके सीधी श्रृंखला, साकित श्रृंखला या वलय श्रृंखला के यौगिकों का क्या करता है, निर्माण करता है। समझिएगा क्या मतलब होता है सीधी, इन सभी बातों का। सीधी श्रृंखला का मतलब तो हुआ बच्चों कि इस प्रकार से कार्बन परमाणु जो हैं वे कैसे जुड़े हुए हैं, एक सीधी श्रृंखला यानी सीधे चेन में जुड़े हुए हैं। जैसे आपने लकड़ी देखी होगी सीधी, जैसे मेरा ये हाथ है या फिर मेरा ये क्या मार्कर, ये क्या है, एकदम सीधा। तो कार्बन परमाणु इसमें इस प्रकार से जुड़े हुए एकदम सीधी रेखा का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। दूसरी यदि मैं बात करूं बच्चों साकित श्रृंखला का, तो देखो ये क्या है, एकदम पूरा सीधा है। यदि मैं यहां पर इस प्रकार से कार्बन लगा दूं तो आप देख पा रहे हैं कि एक, आप माने कि ये ट्री हो गया, इस ट्री से क्या निकल रही है, शाखाएं, ब्रांचेज निकल गई हैं। तो शाखा का मतलब वही तो होता है ब्रांच, तो साकित श्रृंखला हो गई है। और वलय श्रृंखला का मतलब होता है बच्चों क्या बना देना, रिंग। रिंग का मतलब बंध संरचना। ये क्या है बच्चों, आपकी बंध संरचना हो गई, किसकी, कार्बन की। रिंग का मतलब ये मत समझना, वलय का मतलब कि गोल, गोल से मतलब नहीं है यहाँ पर, यहां से मतलब है वलय का कि बंध स्ट्रक्चर से। तो आपने पाया कि कार्बन परमाणु जो है वो या तो सीधी श्रृंखला बनाते हैं या साकित बनाते हैं या फिर वलय की संरचना वाले यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यह पहला गुण है जिसके कारण क्या पाए जाते हैं, कार्बन के बड़े बड़े यौगिक पाए जाते हैं। और जो दूसरा गुण है बच्चों वह है कार्बन का क्या, चतु संयोजकता। यानी कि जो कार्बन परमाणु है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। ये हमने कल की क्लास में अध्ययन किया था कि कार्बन मैक्सिमम कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। यानी कि इसकी संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन परमाणु की चतु संयोजक, कार्बन परमाणु चतु संयोजी परमाणु है, या इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। और अपनी यह संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन जैसे परमाणुओं से भी जुड़ सकता है। मैंने क्या कहा आपसे कि यह अपनी इसकी संयोजकता कितनी है, 4। तो 4 संयोजकता पूरी करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, अन्य परमाणुओं से क्या करने पड़ेंगे, बंध बनाने पड़ेंगे। और कितने बनाने पड़ेंगे, 4 बंध। तो कौन कौन से परमाणु हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात किया तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन जैसे परमाणुओं से जुड़ करके यह अपनी क्या कर सकता है, चतु संयोजकता को पूरा कर सकता है। तो यह थे बच्चे इसके 2 गुण,
जिनके कारण क्या होती है, यह प्रकृति में बड़े बड़े विशाल यौगिकों के रूप में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बच्चों हाइड्रोकार्बन, समझना। देखो यदि आप इस नाम पर जाएंगे तो आप यहां पाएंगे कि इसमें कितने ना हाइड्रोकार्बन में क्या क्या है। एक तो क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, और एक क्या है, हाइड्रोजन। यानी हम इस हाइड्रोकार्बन का यदि विच्छेद करें, इसको तोड़ें, तो आप यहां पर पाओगे कि इस हाइड्रोकार्बन में एक तो क्या है आपका कार्बन है और एक क्या है हाइड्रोजन। तो यानी कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, या कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए यौगिकों को हम सामान्यतः क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हाइड्रोकार्बन का क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। और सामान्यतः हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक तो होते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं बच्चों हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक तो हो गए आपके संतृप्त और एक क्या हो गए आपके असंतृप्त। देखो एक बात याद रखिएगा, यह सामान्य वर्गीकरण है केवल कक्षा 10 के अनुसार। जब हम आगे की क्लासों में आप अध्ययन करोगे तो हम वहां पर पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन को मेनली दो भागों में बांटा गया है, एक खुली श्रृंखला वाले और एक बंद श्रृंखला वाले। तो मैं आपको यहां कंफ्यूजन नहीं करूंगा, जितना हमें जटिलता के साथ नहीं पढ़ना। जैसे ही हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, हम जब नेक्स्ट क्लास में प्रवेश कर जाएंगे, तब वहां पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करेंगे और डीपली अच्छे से करेंगे। हमारे इस लेवल पर जो वर्गीकरण दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि संतृप्त और कैसे बच्चों, असंतृप्त। तो आप यहां पर इतना याद रखिएगा कि जो हाइड्रोकार्बन है वो कितने भागों में बांटे गए हैं, दो। एक कौन कौन से आपके संतृप्त और एक कौन से बच्चों आपके असंतृप्त। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, देखो एक एक पॉइंट समझते चलना। यहां पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य, किसके मध्य बच्चों, कार्बन कार्बन के मध्य। मैं पहले कह रहा हूं, मैं बहुत बार इसे शब्द पर जोर दे रहा हूं, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपको याद होना चाहिए। आप भूल जाएंगे और इस बात पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको फिर चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हीं हाइड्रोकार्बनों को कहा जाता है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है बच्चों, एकल बंध पाया जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और आपसे पूछा गया क्वेश्चन भी है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं बच्चों, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, सिंगल बंध पाया जाता है। इन्हें हम संतृप्त कहते हैं। और इन्हीं का एक जो नया नाम होता है, इन्हीं को सामान्यतः एल्केन भी कह दिया जाता है। तो बच्चों जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, चूंकि इनमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, एकल, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सामान्यतः एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं आपके, एल्केन। और यह संतृप्त और असंतृप्त किसके आधार पर है, कार्बन कार्बन के मध्य पाए जाने वाले बंधों के आधार पर ही तो हैं। आपने पाया कि एकल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जा सकते हैं किसमें, कार्बन कार्बन के मध्य। यहां पर कौन सा बंध आ गया, एकल। तो कौन कौन से बच गए, द्विबंध और त्रिबंध। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है बच्चों, द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सामान्यतः क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोबारा सुनना, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो कौन सा बंध पाया जाएगा, डबल बॉन्ड, या कौन सा पाया जाएगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन को सामान्यतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब चूंकि आपने पाया कि यहां पर या तो दो बंध पाए जा सकते हैं, कितने पाए जा सकते हैं, तीन, इसलिए आपके इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में आगे विभाजित कर दिया गया। जिनमें कितना पाया जाता है, दो बंध पाए जाते हैं, उन्हें तो बोला जाता है बच्चों एल्कीन। और जिनमें कौन सा बंध पाया जाता है, तीन बंध पाया जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों, एल्काइन कहा जाता है। ठीक है ना। तो क्या हुए, अब परिभाषा क्या हुई एल्कीन की, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है बच्चों, द्विबंध पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, आपके एल्कीन कहलाते हैं। और जिसमें क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बंध पाया जाएगा, वो क्या कहलाएंगे आपके बच्चों, एल्काइन कहलाएंगे। तो ये क्या है आपका संतृप्त और क्या हुए, असंतृप्त। अब यदि मैं सूत्र की बात करूं जो सामान्यतः हमसे पूछ लिए जाते हैं, सूत्र क्या होता है इसका, तो वो CnH2n+2। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, आपके एल्केन का फॉर्मूला। और देखो ये जो 2 है ना, ये 2n के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऐसे मत कर दीजिएगा कि Cn
H2n प्लस 2, ऐसे नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला कौन सा है? ये, यानी कि ये जो प्लस 2 है वो 2n के साथ ही जुड़ा हुआ है, यानी हाइड्रोजन की जो संख्या होगी बच्चों किसमें? एल्केन में, वो कहां होगी? कितनी होगी? कार्बन की संख्या कितनी है? n, तो हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 2n प्लस 2, यानी दुगने का क्या है? 2 ज्यादा। समझते हैं अपन, देखो एग्जांपल से। मैंने यदि आपसे एग्जांपल लूं तो देखो यहां पर मैं n का मान कितना रखता हूं? 1। तो जब बच्चों में n का मान यहां 1 रखूंगा तो c के नीचे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। h की जगह आप यहां पर h वाले इसमें पोर्शन में क्या रखेंगे? n की जगह 2 रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 2 कितना हो गया बच्चों? 4। तो आपने पाया कि जो हाइड्रोजन की संख्या होती है किसमें? एल्केन में, वो क्या होती है? कार्बन की संख्या के 2 गुने का 2 ज्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो जब मैं कितना रखूंगा? कार्बन संख्या कितना रखूंगा? 2 रखूंगा, और n जगह यहां जब 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया बच्चों? 6। अब आप ऑटोमेटिक ही क्या कर सकते हैं? आगे ही कि जो आणविक सूत्र आएंगे आगे के बहुत सारे, आप एल्केन्स का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। CH4 1 को सामान्य दर्शाते नहीं है। दूसरा कौन सा हुआ है? C2H6। तीसरा यदि बात करो तो बच्चों कार्बन संख्या कितनी? 3। अब आप फॉर्मूले को छोड़िए, क्या पढ़ा अभी आपने कि जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने का 2 ज्यादा होती है। तो यहां कार्बन संख्या कितनी है? 3। 3 का दुगना कितना हुआ? 6, और 6 में 2 जोड़ी कितना आएगा? 8। तो 3 दूनी 6 और 6 2 8। तो ये क्या था बच्चों? ये था आपका एल्केन के बारे में, क्या है आपकी सामान्य जानकारी। अब हम बात करते हैं एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन में बच्चों जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n। मतलब एल्कीन में जो संख्या होती है किसकी? कार्बन की, वो कैसी होती है बच्चों? आपकी कितनी होती है? दुगनी होती है। किसकी संख्या? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की क्या होती है? दुगनी होती है। अब यदि मैं यहां पर एग्जांपल्स की बात करूं, अब बताना आप, यहां पर मैं n का मान 1 से चालू करूंगा, 2 से चालू करूंगा? भाई n का मान जो होता है वो क्या होता है? 1 से लेकर के अनंत तक होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि मैं एल्कीन के लिए बताइए n का मान 1 से चालू करूंगा, 2 से? चलो 1 रख के देखते हैं। जब मैं यहां पर कार्बन की जगह, सॉरी n की जगह 1 रखूंगा तो क्या आएगा? C1 और H2 क्या जाएगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? CH2। लेकिन क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह सही है? नहीं। क्यों? देखो पहली बात तो सही इसलिए नहीं है कि हम जानते हैं कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध होता है? डबल बॉन्ड होता है। लेकिन यहां तो कार्बन संख्या कितनी है? एक ही है, तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो ये एल्कीन तो बन ही नहीं सकता। तो यानी कि आप ये समझे कि जो सबसे छोटा जो क्या होगा इसका यौगिक होगा किसका? एल्कीन का, उसके लिए हमें यहां पर कार्बन की संख्या कितनी रखनी पड़ेगी? 2 रखनी पड़ेगी। तो जब मैं 2 रखूंगा तो रखिए आप, n की जगह 2 क्या आ जाएगा? C2, और n की संख्या का क्या? दुगना, C2H4। ऐसे अगला यौगिक क्या बन जाएगा? C3H6। तो ये क्या है बच्चों? आपके एल्केन के फॉर्मूले। और एल्काइन में भी हम C की जगह क्या रखेंगे? 2, सॉरी n की जगह क्या रखेंगे? 2 ही रखेंगे, क्योंकि यहां भी क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध पाया जाता है। लेकिन यदि मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला था बच्चों CnH2n -K2। ये तो क्या था? एल्केन में तो हाइड्रोजन की जो संख्या थी वो क्या थी? दुगने से 2 ज्यादा। यहां दुगने के बराबर और यहां दुगने से क्या? 2 कम थी। ठीक है। यदि एग्जांपल्स की बात करी जाए तो रखिए C की जगह, सॉरी n की जगह रखेंगे अपन 2। जब यहां n की जगह 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 - 2 कितना जाएगा? 2। तो C2H2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या जो है वह क्या होगी बच्चों? आपके कार्बन की संख्या के दुगने से क्या होगी? 2 कम होगी। ये मत कर देना सर इसके बराबर में ही याद तो रही है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी कार्बन कितने हैं? 2। तो कहीं आप बराबर लिख दो, कहीं अगला लिख दो C3H3, नहीं। ठीक है ना? देखो यदि मैं कार्बन क्या रखूंगा? 3 रखूंगा बच्चों, तो यहां क्या जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 में 2 जाएंगे, कितना बच जाएगा? 4। तो याद रखना हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से क्या होती है? 2 कम होती है। तो यह क्या थी आपके सामान्य जानकारी किसके बारे में? एक तो आपने पढ़ा कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में,
और एक आपने दिन किया बच्चों आज किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर चलेंगे, और अगला टॉपिक जो होगा वो होगा नामकरण, कि किस प्रकार से इनके क्या किए जाए, IUPAC नाम लिखे जाए, और उसकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।